एंड बी रियलिस्टिक। मेरी आवाज आप तक सब तक पहुंच रही है? शिजा, सुमामा, सुमैया, मेरी आवाज आ रही है आप तक? Yes, sir. ठीक है जी। सो ये वो टिप्स हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं डिस्ट्रक्शन से या रुकावट से या कंसंट्रेशन में रुकावट पेश करने से बचने के लिए। बी प्रोएक्टिव का मतलब ये है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, गालिबन परसों जो पहले उससे पहली क्लास हुई थी और कल हमने बात की थी। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए इस बात की कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो कितनी जिम्मेदारी के साथ आप करेंगे और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड यू मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। दूसरी चीज है एंटिसिपेट प्रॉब्लम। जब आपको कोई असाइनमेंट दिया जाए तो आप ये एंटिसिपेट करें कि इस असाइनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उस पर फोकस करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स आप रिजॉल्व कर सकें। कोई भी आपको कोई इशू दिया जाता है, कोई आपको टास्क दिया जाता है, कोई असाइनमेंट दिया जाता है, याद रखें कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कोई इश्यूज ना हो। ठीक है, तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें ताकि आपकी कंसंट्रेशन फोकस रहे। स्टे इन टच विद योर स्टडी ग्रुप्स। जो आपके हल्का अहबाब हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपसे सिंसियर हैं, जो आपके हेल्पिंग हैं, जो आपसे अच्छा समझ सकते हैं, उनसे आप राब्ते में रहें और उनसे शेयर करें अपनी स्टडीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को, ताकि आपका कंसंट्रेशन जल्द से जल्द बहाल हो सके। कॉल ऑन योर फैमिली मेंबर्स। जी एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
So stay in touch with your study groups. Call on family members और close friends जो आपके दोस्त अहबाब हैं, उनसे उनसे आप बात करते रहें, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते रहें. बी ऑप्टिमिस्टिक, अपनी स्टडीज के बारे में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें. कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती. अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ टारगेट्स आपके अचीव नहीं होते, तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. रादर इट इज गिविंग यू होप कि भाई आज ये नई चीज़ है तो ये कल हो सकती है. बी रियलिस्टिक यानी हकीकत को समझे और किसी चीज़ को आखिरी चीज़ ना समझे. और अगर कोई चीज़ नहीं हो रही होती तो हमें रियलिस्टिक तौर पर उसके नताइज को एक्सेप्ट करना चाहिए. तो अगर ये 5 चीज़ें 6 चीज़ें हैं, अगर हम इन 6-7 चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं और अपनी रुकावटों को खत्म कर सकते हैं. नाउ योर स्टडी प्लेस. अब सबसे अहम चीज़ ये है कि अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो कंसंट्रेशन करने में नाकाम हो जाते हैं. उसकी वजह ये होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको पढ़ना क्या है. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस किताब के अंदर दी गई है आपके लिए. और ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टडी प्लेस जो है वो है क्या और किस तरह होनी चाहिए. सबसे पहली चीज़ है लोकेशन. कि आपकी जो पढ़ने की लोकेशन है, अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअली आप घर पे पढ़ रहे हैं, तो चाहे घर छोटा हो, बड़ा हो, जगह कम हो या ज़्यादा हो, आपको कोई एक कोना चाहिए, कोई एक कॉर्नर चाहिए जहाँ पे आप अपनी किताबें, अपनी टेबल या अपनी चीज़ों को फ़ोकस कर सकें और रख सकें, ठीक है? उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो किसी की, ठीक है? तो इट्स नॉट नेसेसरी कि लोकेशन के लिए आपको बहुत बड़ा कोई अलग कमरा ही चाहिए होगा. लोकेशन का मतलब ये है कि घर के उस हिस्से में जहाँ पर आप समझते हैं कि आप उससे मानूस हैं और वो जगह आपके लिए पुरसुकून है, चाहे वो 1 घंटे के लिए क्यों ना हो, वहाँ पर अपना कब्ज़ा कर लें आप, ठीक है? वहाँ पे आप अपना फ़ोकस कर लें. Then second thing, as I've told you, is lighting. It's very important कि आपको लाइटिंग का जो इम्पैक्ट है वो काउंट करता है आपकी फोकस पर. और ये कभी तजुर्बा करके देखिएगा कि अगर आपके घर में जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे एक बहुत कम वॉट का बल्ब लगा है, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है लर्निंग की वो डिस्ट्रैक्ट होगी. और अगर बिल्कुल एक फ़ोकस बल्ब है जो कि अच्छे वॉट का है और बिल्कुल फ़ोकस हो रहा है आपकी किताब पर या आपकी कॉपी पर या आपकी पढ़ने की टेबल पर, तो आपका दिमाग जागता रहेगा. तो ये शुड बी द प्रॉपर लाइटिंग. लाइटिंग ना तो बहुत ज़्यादा हो, ना बहुत कम हो. इतनी हो कि जो जिस पर आप आपके लिए लर्निंग का एनवायरनमेंट मेंटेन है. देन टेम्परेचर. अच्छा, अब टेम्परेचर तो डेफ़िनेटली हर कोई किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप अपने घर में हर कोई एसी लगा ले और 24 घंटे एसी चलाए. अब जो मॉडर्न घर बन रहे हैं वो घर इस तरह बन रहे हैं कि उसके अंदर वेंटिलेशन बहुत है और हवा एक दूसरी जगह से क्रॉस हो रही होती है, तो घर में हर जगह एक बेहतर माहौल होता है. जो पहले के घर बनते थे उसमें डब्बा घर होते थे और हर जगह से बंद होते थे, खिड़कियाँ कम होती थी. अब इस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है. जो हमारे पेरेंट्स हमें देंगे उस पे हमें फ़ोकस करना पड़ेगा और उस पे शुक्र अदा करना पड़ेगा. लेकिन यू नीड टू मेंटेन योर स्टडी विद द टेम्परेचर. मिसाल के तौर पे गर्मी है, तो गर्मियों के दिनों में अगर आप समझते हैं कि आपके घर में ज़्यादा टेम्परेचर है, तो रात के टाइम आप डिसाइड करें और अगर आपकी अपनी छत है ऊपर की, तो उसमें एक हल्की-सी लाइट लगाएँ और उस लाइट के लिए आप वहाँ पढ़ना शुरू करें. मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट था 5वीं-6वीं क्लास में, तो मेरे फादर ने छत पर गर्मियों में एक प्रॉपर जगह बना दी थी जहाँ पर उन्होंने एक टेबल लैंप रख दिया था और वहाँ पर एक छोटी-सी टेबल लगी थी. जब भी रात 7-8 बज जाते थे तो हम सब छत पे चले जाते थे और फिर हम वहाँ पढ़ते थे. तो हवा भी होती थी और हवा नहीं भी होती थी तो कम से कम बेहतर माहौल होता था और उसमें हम अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से करते थे और रात का सुकून उसकी अपनी बात. देन फर्नीचर. एज़ आई टोल्ड यू कि कंफर्टेबल फर्नीचर आपके पास अगर है, अगेन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाएँ और घर में डिमांड करें कि महँगा-तरीन फर्नीचर लाया जाए और नई टेबल, नई चेयर लाई जाए. फर्नीचर का मतलब है कि कंफर्टेबिलिटी. सोफ़ा भी हो सकता है और वो बेड भी हो सकती है और वो चेयर भी हो सकती है. कोई भी ऐसी जगह कि जहाँ पर आप बैठकर सुकून से कंफर्टेबली अपनी बॉडी को रिलैक्स देके पढ़ सकें, दैट वुड बी कम इन दैट टर्म्स ऑफ फर्नीचर. देन सप्लाइज़. सप्लाइज़ का मतलब है कि आपके पास जब आप पढ़ने बैठे तो हर चीज़ आपके पास मौजूद है.
बिल्कुल इस तरह के जैसे आप खाना खाने बैठे हैं तो आप ज़रूरी है कि आप अपने साथ गिलास भी रखें और जग भी रखें, पानी भी रखें। अगर अगर आप खाना खाते हुए आपसे कोई कहेगा भई ज़रा पानी लेके आ जाओ तो आपका खाना डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? और ये आपको बड़ा बुरा लगता होगा कोई आप अगर किसी खाने की टेबल पे बैठे हुए हों और कोई आपसे कहे कि ज़रा ये नमक उठा के दो, कोई आपसे कहे कि ज़रा भाई ये डिश उठा के दो, तो मना तो आप नहीं करते लेकिन डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है आपके खाने में। इसी तरह जब हम स्टडी की बात करते हैं, तो देयर मस्ट बी ऑल सप्लाइज़ क्लोज़ टू यू तमाम चीज़ें आपके करीब होनी चाहिए, चाहे आपके पेन हो, पेंसिल हो, ठीक है? या लैपटॉप हो या कॉपीज़ हो, लेक्चर बुक्स हो, व्हाटएवर, एवरीथिंग शुड बी क्लोज़र टू यू। अच्छा ये एक पिक्चर है वैसे जो आपको ये बता रही है कि प्रॉपर अगर हम बैठें, तो हाउ कुड यू ट्राई टू ग्रैस्प द बेटर अंडरस्टैंडिंग? ठीक, इसको हम कहते हैं सिटिंग कंफर्टेबली द साइंस ऑफ एर्गोनॉमिक्स। Studies the condition under which people work most comfortably and efficiently. The design of some office furniture is based on information about the way the human body is structured and best supported. ये जो पूरी मार्केट के अंदर आपको एक खास किस्म की टेबल चेयर मिल रही होती है, ये ऐसे नहीं कि कारीगर बना दे ऐसे या कारपेंटर बना के रखे, बल्कि ये साइंटिफिकली मेजर करके बनाई जाती है स्टूडेंट्स के लिए ताकि स्टूडेंट उस पर फोकस कर सके। अच्छा जो जो आखिरी चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मोटिवेशनल एड। मोटिवेशनल एड का मतलब ये है कि आप अपना जो एनवायरनमेंट है, लर्निंग एनवायरनमेंट है, उसको खुद इम्प्रूव करें। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आप पढ़ने बैठ रहे हो, लेकिन आपके इर्द-गिर्द किताबें ना हो, तो किताबें आपको मोटिवेट करती हैं। मिसाल के तौर पर इफ यू हैव योर पर्सनल रूम, देयर शुड बी अ स्मॉल लाइब्रेरी। उसमें आप प्रॉपर्ली अपनी किताबों को अरेंज करें। ऐसा लगे कि आप किताब दोस्त हैं, ऐसा लगे कि आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो ये जो किताबें हैं, जो चीज़ें हैं, ठीक है? ये रिकॉर्ड्स हैं, आप अपनी जो माज़ी की रिकॉर्ड बुक्स हैं, जो आपकी रिपोर्ट कार्ड्स हैं स्कूल की जिसमें आपने कभी फर्स्ट डिवीज़न ली होगी, कभी आपने पहली पोज़ीशन में आए होंगे, कभी आपको कोई इनामात मिले होंगे, कभी आपको कोई एक्सीडेंट मिला होगा। ये तमाम चीज़ें आपके इर्द-गिर्द अगर मौजूद होती हैं, तो आप कभी स्पेयर टाइम में उसको देखकर अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि ये मैंने किया था और अब मैं ये कर रहा हूँ, तो यू कैन कंपेयर एंड यू कैन मोटिवेट योरसेल्फ। ठीक है जी? सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द 6 इम्पोर्टेंट वेज़ टू इम्प्रूव योर स्टडीज़। तो सवाल अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हैं। जी पूछिए। सर कभी हम स्टडी करने बैठते हैं और ऐसा कोई टॉपिक होता है जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है और हमारा इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल डाउनवर्ड में जा रहा होता है, तो ऐसी चीजों के लिए, ऐसे टॉपिक के लिए कैसे इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए कि आपको खुद शौक उठे और आप दोबारा उस चीज को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएं? ठीक है। अब देखिए जब ऐसी कोई सूरत होती है कि जहाँ पर कोई ऐसा टॉपिक हो जो हमें हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, तो इसकी 2 इम्पोर्टेंट टिप्स हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि अगर वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके समझने की वजूहत क्या है? 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो जो आपके पास मटेरियल है, वो मटेरियल इतना मुश्किल आपको दिया गया हो कि जिसको आप जब पढ़ने बैठें, तो उसको देखकर आपको बोरियत फ़ील होती हो, नंबर 1। या फिर जो आपको समझाने वाला है यानी आपका टीचर, ठीक है? हर स्टाइल के टीचर होते हैं, हर तरह के टीचर होते हैं। जो टीचर जिस स्टाइल से आपको समझा रहा है, वो सही बता रहा होगा, लेकिन उसका स्टाइल हो सकता है कि आपको पढ़ाने का स्टाइल आपको मैच ना करे।
तो उसमें ना तो टीचर की खराबी है, ना किताब की खराबी। अब अगर ये दोनों चीज़ें आपने आइडेंटिफ़ाई कर ली, तब आप ढूँढें, सर्च करें उसी चीज़ के बारे में कोई ऐसा मटेरियल जो कि इंटरेस्टिंग हो, जिसके अंदर आसान लैंग्वेज मौजूद हो, जिसको किसी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल से समझाया गया हो, ठीक है? और जो कम लफ्ज़ों में यानी कम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कम लफ्ज़ों में बयान कर दिया जाए। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, किताबों को जानना पड़ेगा, इंटरनेट पे किताबों को ढूँढना पड़ेगा और वहाँ से किताबों को डाउनलोड करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? तो देन कोई ना कोई एक ऐसी किताब आपको ज़रूर मिलेगी, कोई ना कोई एक ऐसी किताब ज़रूर मिलेगी जो आपके इंटरेस्ट को डेवलप कर देगी। मैं अपनी एक मिसाल आपसे शेयर ये कर रहा हूँ कि जब मैं फ़िलॉसफी पढ़ा करता था, दैट वाज़ सम मास्टर्स मैं कर रहा था 1998 में, तो हमारे टीचर ने हमें फ़लसफ़े की एक बड़ी मुश्किल किताब दी। उनके हिसाब से वो सही थी और बाद में अब वो किताब हमें भी बिल्कुल आसान लगती है। लेकिन उस दौर में क्योंकि हम बिल्कुल नए स्टूडेंट थे फ़लसफ़े के और फ़लसफ़ा हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट था, तो हमारे लिए उस किताब में से जो आइडियाज़ थे फ़िलॉसफ़ी के, उसको ग्रैस्प करना मुश्किल हो गया। तो फिर हमने रुख किया हमने कंप्लेन नहीं की कि टीचर बुरा है या टीचर ने जो है वो मुश्किल तरीन चीज़ दे दी है या टीचर जानता नहीं है, पढ़ाना नहीं आता। ठीक है? वी टेक दैट बुक और फिर उस किताब में से जो-जो टॉपिक थे, उसको हमने सर्च किया दूसरी किताबों में। और कराची यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी लाइब्रेरी तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा किताबें वहाँ मौजूद हैं। तो हमने उस टॉपिक से रिलेटेड किताब निकाली, उसको फ़ोटोकॉपी कराया और उसको हमने पढ़ना शुरू किया। तो वही चीज़ जो कि हमें मुश्किल लग रही थी, वो हमारे लिए आसान हो गई। उसका नतीजा निकला कि हमने पोज़ीशन ली, पढ़ा और एक फ़ोकस करके उस चीज़ को अचीव कर लिया। So when you are having or losing any kind of concentration, all you need to do find out such kind of things. इन चीजों को आप find out करें। ठीक है जी। Yes, sir. Thank you so much. अच्छा जी, अब उसके बाद हम बात करेंगे फाइनली जो हमारी डिस्कशन है वो है मेमोरी के बारे में। आपकी दूसरी क्लास कितने बजे? सर आज आपकी क्लास है सिर्फ। ठीक है, बस इसको हम एक आखिरी रह गया मेमोरी के बारे में। फोकस और कंसंट्रेशन का बहुत करीबी ताल्लुक है मेमोरी के साथ, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी इज द मेंटल प्रोसेस दैट enables you to retain or एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये बोलिए। बीबीए स्टूडेंट जो है वो फेक आईडी है, आप इसको रिमूव कर दें, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है। जी, वो खुद ही रिमूव हो गया। कोई मसला नहीं है, फेक आईडी को हम रिपोर्ट कर देंगे, इश्यू बिल्कुल रिज़ॉल्व हो जाएगा।
मैं इस फेक आईडी को FIA पे रिपोर्ट कर रहा हूँ और FIA वाले इसको निपटेंगे, जो भी ये फेक आईडी है। I have the authority to call the FIA and they can deal with that person. सो मेमोरी क्या है? मेमोरी एक प्रोसेस है जो आपको इस काबिल बनाता है कि आप अपने जहन में इंफॉर्मेशन को रिटेन करें, रखें और वक्त जरूरत पर उसको रिकॉल कर सकें। ठीक है, द मेंटल प्रोसेस दैट एनेबल्स यू टू रिटेन एंड रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे सवाल पूछा कि मैंने जो ब्रेन के बारे में डिस्कशन की थी क्लास के अंदर, क्या आपको याद है? तो आप में से बहुत से स्टूडेंट ने जवाब दिया हाँ याद है। तो आपने वो पहले स्टोर किया उस दिन जब मैंने पढ़ाया और आज आपने रिकॉल किया। ठीक है, तो सिंपली इट इज अ मेमोरी। मेमोरी के अंदर 3 चीजें मौजूद है, रिकॉर्ड, रिटेन एंड रिकॉल। देखिए, अगर रिकॉर्ड सही नहीं होगा तो रिटेन सही नहीं होगा और रिटेन सही नहीं होगा तो रिकॉल सही नहीं होगा। रिकॉर्ड का मतलब है इनपुट। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी मेमोरी के अंदर। ठीक है, और रिकॉर्ड करके उसको आप सेव कर रहे हैं, यानी रिटेन। और जब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि भाई ये बात जरा समझा दीजिए, तो उसको कहते हैं रिकॉल। तो रिकॉर्ड को हम कहते हैं इनपुट, रिटेन को हम कहते हैं सेव और रिकॉल को हम कहते हैं डिस्प्ले। तो बात सुन लीजिए, रिकॉर्ड मीन्स इनपुट, रिटेन मीन्स सेव और रिकॉल मीन्स डिस्प्ले। ठीक है, इनपुट हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिसाल दूं कंप्यूटर की, तो कीबोर्ड से हम करते हैं इनपुट। जो कुछ भी हम इन्फॉर्मेशन इनपुट कर रहे थे कहाँ पर जाकर सेव होती है? हार्ड ड्राइव के अंदर, उसको कहते हैं रिटेन। और जब भी हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्प्ले कहाँ होती है? मॉनिटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो इसी तरह ये तीनों चीजें मेमोरी का हिस्सा है। अब सबसे अहम बात ये है, सबसे अहम तरीन चीज ये है कि रिकॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और रिकॉर्ड का ताल्लुक है कॉन्सेंट्रेशन से। अगर आप सही रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सही इनपुट नहीं करेंगे, तो वो चीज सही तौर पर सेव नहीं होगी आपकी मेमोरी के अंदर। और जब सही रिकॉर्ड नहीं होगी तो सही सेव नहीं होगी, और जब सही सेव नहीं होगी तो आप उसको वक्त ज़रूरत इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये रिकॉल नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड मेमोरी सिस्टम। ठीक है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द मेमोरी सिस्टम एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन, रिकॉर्ड, रिटेन एंड रिकॉल। ठीक है जी, तो आई थिंक कि इसमें आपको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक डायग्राम हम देख लें तो आपको समझ में आ जाएगी और फिर क्लास को हम फिनिश करते हैं। यह है द 3 Rs ऑफ मेमोरी। ठीक है, 3 Rs ऑफ मेमोरी। रिकॉर्ड यानी आप इनपुट कर रहे हैं, रिटेन यानी अपने जहन में आप सेव कर रहे हैं, और जब आप उसी चीज को देखकर दोबारा फिर पेंटिंग करने की कोशिश करते हैं तो उसको कहते हैं रिकॉल। यही चीजें स्टडी पर अप्लाई होती। ठीक है, यहाँ तक आज हम इस लेक्चर को रखते हैं और इंशाल्लाह अगली क्लास में मजीद डिस्कस करेंगे। बीच में मुझे आपकी कोई मेकअप क्लास लेनी होगी तो मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आपके ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो वहां से आप डिस्कस कर सकते सर। सर जैन पूछ लो। सर ईमेल का बता दें सर, मतलब कि आपको ईमेल ही कर देना सर, यूनिवर्सिटी में जाके जमा तो कराना लाजमी नहीं है सर। हैं। फिर इसका एक काम ये करें कि अभी तो मुझे तुम ईमेल अभी नहीं करो, मैं आज फोकस करके पूछ के बता दूंगा। अगर वो मुझे कहते हैं कि आप सर क्योंकि ना बाहर आपको पता है वैसे अभी हालात खराब हैं, इसलिए। आज ये पूछ के कंफर्म करके आपको बता दूंगा। ठीक है, आपके CR को तो फिर जो भी होगा वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, ओके सर, ओके, डन है। थैंक यू सर। आप थैंक यू सर।